अज्ञात को जानने की जिज्ञासा ये मानव स्वभाव में है। हम उस चीज़ को जानने की सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं जिसके ऊपर पर्दा होता है, जिसको हम छुपा के रखते हैं। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये ऐसा ही एक सब्जेक्ट है। आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड इंडिया में। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, आप मेरे चैनल को इस समय सब्सक्राइब भी कर लें और बहुत ध्यान से आप ये जो कन्वर्सेशन जो मैं आगे करने जा रहा हूं इसको आप देखें। आप पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं? री इनकारनेशन जैसे हम कहते हैं, हिंदू मान्यता के अंदर ये एक सिद्धांत स्थापित है कि मनुष्य अपने पहले जन्म में नहीं, इसके कई सारे जन्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये याद रहता है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी होती है जो कि इस रहस्य से बेखबर रहती है, उसके ऊपर पर्दा होता है, हम जानते नहीं उसके बारे में। देव कपाड़िया मुंबई में रहते हैं, गुजराती परिवार का इनका बैकग्राउंड है। उनसे मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं मैं। और दीप कपाड़िया जो है वेल नोन केस है। आपको अपने जन्म का, इस जन्म तो का तो उनको याद है ही है, इनका जो पिछला जन्म है उसके बारे में बड़ी ही दिलचस्प और रहस्य से भरी जो बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो दीप कपाड़िया साहब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी बताइए सर, हम क्या बता सकते हैं आपको? बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं। आप कंफर्टेबल होकर और जिसको कहते हैं ना कि आगे जो आप बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। और हम एक एक करके आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि आपका वर्तमान जो है जीवन वो क्या है, और आपने जो एक अपने पिछले जन्म की जो झलक देखी है, जिसकी स्मृतियां आपके दिमाग में आपके बचपन से ही थी, उसके बारे में। सबसे पहले, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बताएं कि आप कहाँ पर रहते हैं, क्या है और किस तरीके का काम है। जी, मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। जी, लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हाँ, लेक्चर्स लेता हूँ। आप नेट पे देखोगे तो वैदिक मैथ्स के लिए भी मेरा नाम काफ़ी पहचाना जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी करता हूँ मैं। आइंस कंसल्टेंसी करके मेरी फ्रेंचाइजी की कंपनी है। 120 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज का हम ब्रांड सेल करते हैं। एंड रिसेंटली भूमि स्टार करके प्रॉपर्टीज की कंपनी है जी, काफ़ी बड़ी कंपनी है जी, उसी कंपनी में एडवाइजरी डायरेक्टर करके भी मैं अभी हाँ स्टार्ट हुआ है मेरा। ओके, तो उस कंपनी के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। जी, जेन मार्ट करके हमारा एक खुद का मार्ट है, हाँ, जो बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को दिखेगा। हाँ, अभी कुछ एरियाज में ही चल रहा है। जी, जी, ओके। और काफ़ी छोटी मोटी आईटी की वगैरह कोशिशें करते रहते हैं। कहने का मतलब आप इस समय पूरी तरीके से व्यस्त हैं। पूरा व्यस्त हूँ जी। यहाँ पर आगे हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप हिंदू हैं, और हिंदू धर्म की जो अपनी आस्थाएं हैं, जो विश्वास हैं, क्या उन पर आपको यकीन है? पूरा यकीन है। क्या आपको भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा है? भरोसा है। भरोसा है। क्या आपको ये मानते हैं? भरोसा ये शब्द काफी नहीं होगा। हाँ, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो उसके कर्तव्य देखे हैं। हाँ, हमने तो क्या कहते हैं, उसका एहसास किया है। हाँ। तो हमें मना करने का या ना बोलने का ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। आपको पता है कि आप सामान्य लोगों से बहुत अलग हैं? मुझे ये पता है, मैं बहुत ही सामान्य हूँ। ये बताइए कि आपका जन्म 21 मई 1969 को मुंबई में हुआ था। राइट, बोरीवली में। बोरीवली में, यस। ओके। और उस समय आपके परिवार की थोड़ी सी संक्षिप्त में बताइए कि आप गुजराती परिवार से थे, किस तरीके की फैमिली है आपकी, क्या है? फादर मदर थे, और तभी जॉइंट फैमिली था हमारा। अंकल भी साथ में रहते थे, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर थे। और
छोटा सा बिजनेस था अबाउट स्टिचिंग वगैरह का, हाँ। और उधर से ही हमारी शुरुआत होती है। ओके। ओके। और क्वाइट ओके गुड टाइप ऑफ परिवार सा था। जी। ओके। और क्या बताऊं मैं नहीं, ऐसा। आपको तो अभी बहुत कुछ बताना है। हाँ। किसी पन्नालाल अग्रवाल को जानते हैं आप? किसी पन्नालाल अग्रवाल को नहीं जानता हूँ, मैं खुद को जानता हूँ। मैं आपको बता दूं दर्शक को कि पन्नालाल अग्रवाल इनके पिछले जन्म का नाम है। अब वहां से पन्नालाल अग्रवाल की स्टोरी आपकी शुरू होती है। आप जब 10 महीने के थे तो आप उदयपुर की चर्चा करते थे और उदयपुर का जिक्र आता है। ये 10 साल की उम्र वो उम्र है 10 महीने की सर। सॉरी, मैं 10 महीने करेक्ट करता हूँ। बिल्कुल 10 महीने की। मैंने 10 साल क्यों कह दिया मुझे समझ में नहीं आया, मैं करेक्ट करता हूँ 10 महीने की उम्र। 10-11 महीने का ये रहेगा जब मैंने बोलना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली उदयपुर की बातें नहीं करता था मैं। इट वॉज अ कंपेरेटिव मोड एक चाइल्ड का, कि इससे अच्छा कहाँ मिलता है, इस टाइप का। कि अगर घर है तो घर अच्छा उदयपुर में है, खाना अच्छा उदयपुर में है, ये जो है वो उदयपुर की तरह ऐसा, यानी एंड इट मे नॉट बी उदयपुर ये फ्रेज भी रहेगा, बट अ फ्रेज वाज देयर कि आई हैव समथिंग बेटर देन दिस, और इससे अच्छा मेरे पास कुछ है ऐसा। तो ये फेज था जो 10-11 महीने का था। ओके, शायद टंग वाज आल्सो नॉट गुड, बट एक क्या बोलते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है कि इससे अच्छा मुझे कुछ है जो मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं मुझे इससे अच्छा ये अच्छा लगता है, इस टाइप का था। तो देखिए, हमें ये बताइए कि 10 महीने का बच्चा क्या बोलता होगा? ये तो वक्त ही बता सकता है कि क्या, यानी दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि मैं सभी बोलता था कि जो कंपैरिजन में बोल सके वैसे सभी चीजें बताता था। शायद टंग भी क्लियर नहीं थी वैसा, बट इंफॉर्मेशन डिलीवर करना इतना तो मैं कर लेता था। शायद 11 महीने का था तब आप तो। ये जानते हैं कि 10 महीने का बच्चा माँ बोलना ही पहले सीखता है। यस। आप वो बातें बोल रही थी जो माँ के बोलने से कहीं ज्यादा आगे की थी। आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं बोलना। ओके, 10 महीने का होना ऐसा जरूरी नहीं है, पर 10-11 महीने में बहुत कम शब्द बोलते हैं, उससे ज्यादा मैं बोलता था। एंड मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे पूरे सेंटेंस फॉर्मेशंस भी हो गए जो मैंने मेरे फैमिली से सुना है, बट दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वेर देयर। ओके। तो और मेरे जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी थे वो 2.25-2.5 साल से रिकॉर्डिंग्स है, तो वो भी है। ओके। हाँ। तो आप 10 महीने 11 महीने से जब आप थोड़े से बड़े हुए और 2.25 साल 2.5 साल के हुए, तब तक 2 साल का समय मैं वो 2 साल का समय कैसा था कि मैं कंपैरेटिव मोड में था। तो शायद मेरी फैमिली भी पास्ट लाइफ को समझ नहीं पाती थी, और ना ही मैं खुद समझ पाता था, क्योंकि मेरे लिए तो ये लाइफ और वो लाइफ दोनों एक थी। यानी चाइल्डहुड मेरे लिए एक कंटिन्यूएशन ही था, मेरे लिए नया लाइफ ऐसा था ही नहीं। आई वॉज नॉट एबल टू एप्रीहेंड दैट थिंग। पर जब भी बातें करता था तो मुझे हाई फीवर आता था, नी में पेन होता था, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता था, तो ऑल थिंग्स वेर नॉर्मल, यानी ना वायरल था, ना मलेरिया था, ना कुछ ऐसा। सो इट वॉज बीइंग अ फ्रीक्वेंट थिंग। तो करीबन 1 साल से लेकर 2 साल तक यही होता रहा कि डॉक्टर के पास जाना है, घर आना है, एंड देयर इज नथिंग एल्स। एक मेडिसिन लिया, थोड़ा क्योर हो गया, एंड वापस कुछ ऐसा हुआ, वापस इंसिडेंट से मुझे ये होता था। बट एट 1.5-2 ईयर एज डॉक्टर थॉट कि ये शायद साइकोलॉजिकल मैटर हो, स्ट्रेस के कारण या सम अनदर रीजन के कारण। सो ही रिफर्ड मी टू डॉक्टर मेहतानी एट बॉम्बे हॉस्पिटल फॉर अ साइकोलॉजिकल। वहां पे उन्होंने एसेस किया कि ही हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाट वाज अ डिफरेंस। एक इंटेलिजेंस इसका ज्यादा है, आईक्यू ज्यादा है। मेरी आईक्यू टेस्ट की गई थी। तो वो एज वहां पहुंचते पहुंचते 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। तो 2.5 साल की उम्र में जब बच्चा बहुत सारी चीजों को देखता है, समझता है, अपने इर्द गिर्द के जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको रीड करने की कोशिश करता है। ऐसी सिचुएशन में आप ये बता रहे थे अपने पेरेंट्स को कि आपकी हत्या कैसे हुई है।
स्टिल आई बैग माई डिफरेंस। हाँ, मैं ये बता तो रहा था कि मेरी हत्या कैसे हुई थी, पर मैं फिर भी हत्या के बारे में नहीं बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि उदयपुर कितना अच्छा है और उसमें कितनी सारी चीजें हैं और मेरी कितनी सारी चीजें वहां है। सो इट वाज अ मेन कंपैरेटिव। ओके, जब तक के आई थिंक सो 2-2.5 साल का हुआ रहूंगा, तब तक मेरी डेथ कैसे हुई इसके बारे में हमने, क्योंकि मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मैं सेकंड लाइफ में आ गया हूँ। इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ माय लाइफ। कुछ मुझे वो शायद मे बी इंटेलिजेंस था, बट वो क्या बोलते हैं ना, एक इग्नोरेंस का मोड, वो मैं शायद उससे फिर भी बाहर नहीं आया। तो उसके बाहर आने के लिए कम से कम मैं 5-6 साल का हुआ, तब तक मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं सेकंड लाइफ में आ चुका हूँ। ओके, और वो एक्सेप्टेंस भी नहीं कर पा रहा था। ओके, तौर तरीके, आज फ्रेंडली रहता हूँ तभी फ्रेंडली नहीं रहता, तो एक तौर तरीके सब अलग थे ऐसे। कई बार हम नींद में, गहरी नींद में ऐसा सपना देखते हैं कि हम जब उठते हैं तो वो सपना हमको कंटिन्यूटी में लगता है, राइट। है ना? तो इसी तरीके का कोई आप सपना सा देख रहे थे? सपना यानी जैसे हम आज अपने बचपन को याद करते हैं या अपना बचपन का कुछ इंसिडेंट चलता है, बस उसी तरह से वो चलता था। ओके। तो बस उसी तरह से मुझे लगता था कि मेरा बचपन साथ में है और लाइफ कैसे कंटिन्यूड है बचपन के बाद आज, वैसे ही। पर नींद में भी मुझे बहुत सारे इंसिडेंसेस ये होते थे। रात में बातें करता था, उठ जाता था। ओके, डोर खोलकर भागने की कोशिश करता था, डोर को लॉक लगा के रखना पड़ता था। ऐसा कई सालों तक ये सिचुएशन। हाँ, प्रोटेक्ट करते हैं हाँ, बच्चों को, वो करना हाँ, तो वैसे बहुत सालों तक डोर को लॉक लगा के रखना पड़ता था, नहीं तो मैं दरवाजा खोलकर चला जाता था ऐसा। फिजिकली आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे हाई फीवर आ जाता था, नी में प्रॉब्लम आ जाता था, तो ये कॉज ऑफ प्रॉब्लम जो थी वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। यस, है ना? तो इसको लेकर आपके पेरेंट्स परेशान थे, आपकी सेहत को? यस, इसीलिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे और इसीलिए डॉक्टर मेहतानी के पास गए और इसीलिए ये सब बाहर आया, नहीं तो शायद फैमिली में ही रहता था। तो हम जब डॉक्टर मेहतानी के पास गए, उन्होंने आईक्यू टेस्ट लिया था एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एक राउंड टेबल पर मुझे खड़ा किया गया था एंड देयर वेर अबाउट 12 और 13 डॉक्टर्स वेर देयर हु जो राउंड टेबल को कवर करके खड़े थे और मुझे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड आई हैव गिवन आंसर इन इंग्लिश, मारवाड़ी, गुजराती, थोड़ा बहुत टूटा फूटा हिंदी, एंड उसका रिकॉर्डिंग भी था। बॉम्बे हॉस्पिटल के पास होगा तो पता नहीं ऐसा। तभी ऑडियो कैसेट्स आती थी, ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड किए गए थे एंड आईक्यू टेस्ट किया गया था। इट वाज 120/10 एंड ईईजी रिपोर्ट बहुत नॉर्मल थे। इसीलिए ये सब पे ज्यादा डाउट गया कि अगर आईक्यू हाई है तो ब्रेन के वेव्स भी हाई होने चाहिए, पर वो मैच नहीं हो रहा था। दैट इज व्हाट डॉक्टर मेहतानी कंक्लूडेड, दिस इज अ पैरासाइकोलॉजिकल मैटर, और उन्होंने रमाकांत केनी को रिफर किया था। और फिर ये जब रमाकांत केनी के पास गया तो उन्होंने अच्छे से बात करके वगैरह, उनको पता चला उदयपुर का है, तो उदयपुर के फैक्ट मेरे साथ टैली किए, मेरे फैक्ट थे वो उदयपुर के साथ टैली किए। किस तरीके के फैक्ट्स वो टैली कर रहे थे? जैसे जगदीश मंदिर की है कहानी, या फिर सिटी पैलेस के बारे में है, उदयपुर के बारे में है, या तो मैं उदयपुर के बारे में जो बता रहा था वो वहाँ के इंसिडेंट मैचेस वगैरह। और फिर फाइनली उन्होंने बोला कि उनको लेकर जाओ, बट डोंट टेल हिम वी आर गोइंग टू उदयपुर। ऐसा देखिए, डॉक्टर केनी के लिए तो एक आप केस थे, यस, वो समझ रहे थे, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए एक केस नहीं था। तो पेरेंट्स की उस समय क्या सिचुएशन थी? मेरे पेरेंट्स कहते थे ये सब मूवी में होता है। मेरे पेरेंट्स आर नॉट बिलीविंग जब तक उदयपुर में पैर नहीं रखा और मेरे सन से नहीं मिले। जब तक मेरे सन से नहीं मिले वहां तक, तभी तक मेरे पेरेंट्स नहीं बिलीव करते थे। सो दैट वाज अ थिंग। और सन से मिले तभी सन भी बिलीव नहीं करता था। आफ्टर सारे इंसिडेंट्स हुए तभी सन से मतलब कि एक बच्चे का बच्चा। हाँ, राइट। आप कुछ समझ में, मतलब आप मैं समझ रहा हूँ। ओके, एक बच्चे का बच्चा और फादर की उम्र और बच्चे की उम्र दोनों की एज सेम है। सेम है।
ये कहानी है। तो पेरेंट्स को कब लगा पहली बार कि जो है हमारे घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया है जो कि समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसे मेरी ग्रैंड मदर थी, वो थोड़ा सा पहले से ही बिलीव करते थे, बट यानी जब भी रमाकांत केनी ने कहा तो उनको तो फर्स्ट ट्रस्ट था ही, बट मेरे फादर एंड अंकल एंड एवरीवन, वो जब भी उदयपुर स्टेप इन हुए और उदयपुर में जब सच में सारी कंपैरिजन चीजें देखी, मेरे सन को मिले, मेरे मुनीम से मिले, फिर मैंने इसके वहां बारे पे में मैं बात करूंगा। मैं यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि इस उम्र में आपके दोस्त भी होंगे, है ना? अभी ये एज में या पिछले की बात कर रहे हैं? इसी एज में। हाँ, आई हैव इट ना। है ना? उस समय दोस्त स्कूल जाते होंगे आप, यस सर। क्योंकि उम्र मेरे ख्याल में 7-8 साल की रही होगी, इसी के आसपास की रही होगी, है ना? 7-8 साल की उम्र में जो आपके दोस्त थे, क्या उनको पता था कि उनके साथ में खेलने वाला जो बच्चा है वो क्या बता रहा है? किस तरीके का आपकी बातें होती थी? ऑफ कोर्स मैं छोटा था तभी, यानी एक 4th स्टैंडर्ड तक, 5th स्टैंडर्ड तक तो सबको ये पता रहता था, क्योंकि टीचर भी वही माहौल में रहते थे, ऐसा कि ही इज अ स्पेशल चाइल्ड ऐसा। बट आफ्टर दैट मैंने ही बता दिया था कि आई डोंट वांट टू शेयर। यानी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको, और आज भी मैं जिस कॉलेज में काम करता हूँ, स्टूडेंट्स है या मेरे कलीग्स है, उनको आज भी नहीं पता है कि आई हैव दिस काइंड ऑफ मेमोरीज ऐसा। तो वी आर नॉट शेयरिंग इट आउट, ओके, ताकि माहौल यानी मैं सामान्य का सामान्य ही बना रहा हूँ, जो सच है वो रहे मेरे साथ। क्या होता है ना कि हम एक सामान्य जिंदगी को जीने के लिए बड़ी असामान्य सी बातें करते हैं, है ना? आप असामान्य होकर एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, कितना मुश्किल होता है ये असामान्य होकर सामान्य बने रहना? मुश्किल नहीं, मजेदार होता है। इन द सेंस, पहली बात तो मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं असामान्य हूँ। आई एम वेरी कॉमन पर्सन, ओके। मे बी एक मेमोरीज ज्यादा है मेरे पास, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मेमोरी ज्यादा होती है, कुछ लोगों को मेमोरी कम होती है। मेरे पास मेमोरी ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज अ स्पेशलिटी आई हैव इट। इट्स नॉट दैट इट मेक मी समथिंग अनकॉमन, ऐसा असामान्य ऐसा नहीं, एक ऐसा जिसके पास थोड़ी ज्यादा मेमोरी है, ओके। जैसे मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि मैं आपका फ्रेंड ही हूँ, खाली ऐसा है कि मेरे को नॉलेज थोड़ा ज्यादा है तो मैं वो शेयर करने आ गया, ओके। तो बस यही कहानी है मेरे लिए। तो इंटरेस्टिंग है लेकिन अच्छा, यहाँ पर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। हाँ। डॉक्टर केनी ने ये एडवाइस की आपके पेरेंट्स को कि इनको, आपको जो है उदयपुर लेके जाया जाए, ऐसा कुछ था क्या? यस, ये उनकी एडवाइस हाँ, थी? ये उनकी एडवाइस थी, ओके। वहां पे एक दो चीजें हो गई थी। जब हम लोग बॉम्बे हॉस्पिटल में जाते थे तभी ये न्यूज किसी ने मीडिया में भी लीक कर दी थी। तो चित्रलेखा वाले और एक दो मैगजीन वाले भी आए थे, और स्पेशली चित्रलेखा वाले, और मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट मना किया था इंटरव्यू के लिए। बट तभी हमारे पास 2 घर हुआ करते थे, एक भाईंदर में, एक बोरीवली में। तो पहले वो भाईंदर गए, क्योंकि बीइंग एन बिजनेस एड्रेस वही मिला था उनको, और वहां मेरे फादर ने मना किया, पर उनको पता चला मेरा स्कूलिंग बोरीवली में, तो मैं बोरीवली में था। अच्छा। तो वो बोरीवली आ गए और चॉकलेट्स, वेफर्स ऐसा सब लेकर आ गए, एंड मेरी ग्रैंड मदर को बताया कि इसके फादर ने बताया कि वो काम खत्म करके आ रहे, इंटरव्यू चालू करो। और तभी तो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कुछ था नहीं, लेकिन टेलीफोन भी उतने नहीं थे। तो मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तभी मेरे फादर एंटर हुए और बोला मना किया था फिर भी आप आए। फिर उन्होंने भी इंसिस्ट किया, रमाकांत केनी का भी इंसिस्टेंस था कि एक बेटर लाइफ के लिए यू गो एंड यू वेरीफाई इट। तो फिर हमने भी ये स्टेप, मेरे पेरेंट्स ने भी ये स्टेप लिया। मुंबई से उदयपुर की दूरी तकरीबन 800-900 किलोमीटर के आसपास है। राइट। मुंबई में जन्मा एक बच्चा ये कंफर्म करने के लिए उदयपुर आता है कि उसकी पास्ट लाइफ की कुछ बातें जो है उसको याद है। उस इंसिडेंट में जब आपको लेके जाया जा रहा था, क्या आपको कुछ याद है?
मुझे बताया ही नहीं गया था, मुझे बताया गया था नाथद्वारा जा रहे, जो हमारा वर्शिप प्लेस है श्रीनाथ जी के अंदर, और देयर वाज नो इंफॉर्मेशन, नो कंफर्मेशन। पर जब उदयपुर आया, मन में मुझे पता था कि ये वही रूट है, ओके, बट शायद वो जब तक उदयपुर नहीं आया तब तक ये नहीं, पर जब उदयपुर आया तो आई वॉज अनकंट्रोलेबल, वहां से उठकर भागने लगा कि ये मेरा घर है, ये घोड़ा गाड़ी का स्टैंड है, ओके। तो आई स्टार्टेड रनिंग, और फिर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, तो फिर नाथद्वारा की जगह पर उदयपुर में ही उस दिन रहे, एंड देन वी कंटिन्यूड द फर्दर थिंग। ये जब आप आइडेंटिफाई कर रहे थे प्लेसेस को और पहचान रहे थे, क्या आपके उसमें आ रहा था, विजन्स आ रहे थे, क्या आ रहा था, या सबकॉन्शियसली? ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए बचपन और आज के, जो आप बोलोगे कि आपके बचपन के अंदर किसी बंगले को आपने देखा या किसी घर को आपने देखा या आपका पुराना घर है, वो आप कैसे याद करते हो, बस वैसी ही याद थी मेरे पास। दैट फ्लैश वाज द सेम थिंग। मेरे लिए लाइफ अलग थी ही नहीं, इट वाज गोइंग कंटिन्यूअस, उतनी ही स्ट्रॉन्ग, उतनी ही स्ट्रॉन्ग। बचपन की मेमोरी कर रहा हूँ, ओके, शायद मैं बड़े बड़े होने की मेमोरी थी मेरे पास, बस। और कुछ डिफरेंस मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा फ्लैशेस आते हैं और मैं दिखा रहा हूँ ऐसा। हाँ, पर मैं रात को सोता था तभी विजन्स आते थे, दैट वाज देयर, ओके। तो मैं उस बात को लेकर आपसे ज्यादा जानने को इच्छुक हूँ और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप तो कंफर्म है कि आपकी कंटिन्यूटी है पास्ट लाइफ की इस Yes. में, लेकिन जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आप पर लगातार नजर रखे हुए हैं, राइट, वो कंफर्म करना चाहते हैं, राइट, है ना? तो ये जो संघर्ष है हाँ, आपका और उस वक्त जो आपके साथ जो लोग थे, वो किस तरीके का था? कैसे आप, थोड़ा इरिटेशन भी होता होगा कि मेरी बात को ये मान नहीं रहे? हाँ, ये था, तभी बचपन में इरिटेशन था कि क्यों समझ नहीं रहे मेरे को, मैं क्या कहना चाहता हूँ क्यों समझ नहीं रहे, क्या मेरी लैंग्वेज नहीं समझती, क्या नहीं समझता ऐसा। बट इट वॉज देयर। बट फाइनली कैसा हुआ, जब भी मैं सन को मिला, जब भी मैंने घर दिखाया, वहां पे से महल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया, अंदर बाहर से अंदर आने का रास्ता दिखाया, फिर विच आर नॉट नोन टू एवरीवन। और वहाँ 3 केरोसिन के पंखे हैं, मैंने बताया, आज भी वहां पे 3 केरोसिन के पंखे रखे गए। और जैसे मैंने बताया था, भंडारा में से 3 यानी बराबर 3 पीसेस निकले, ना 4 ना 2, बराबर 3 निकले। और ऐसी कई बातें हुई, क्योंकि पुलिस स्टेशन में गए थे, बहुत सारे मर्डर केसेस को कैसे कन्वर्ट कर दिया गया था ये बताया, और वो सारी फाइलें टैली करती थी। यहाँ पर मैं आपको पॉज दूंगा कि ये जो आप बातें जो बता रहे थे, है ना, लोगों को और अपने पेरेंट्स को, और डॉक्टर केनी की एडवाइस पर, कि जब उन्होंने ये उनको ये पूरा यकीन हो गया कि ये री इनकारनेशन का जो है केस है, यस, कितने लोग समझ पा रहे थे कि री इनकारनेशन नाम की भी कोई चीज होती है, पुनर्जन्म भी होता है या हो सकता है? सर, यहाँ समझने का सवाल नहीं उठता है, क्वेश्चन समझना ये नहीं है, क्वेश्चन हकीकत है, सच है, ये वही है ना। अभी सच को जानने के बाद भी अगर कोई बोले कि मैं नहीं जानना चाहता हूँ, ओके, या मैं फिर भी सच को समझना चाहता हूँ, तो ये तो बियॉन्ड ये हो गया ना। फिर जीसस क्राइस्ट जैसे कहते हैं व्हाट इज ट्रुथ, वैसे ही ये रहेगा, इट इज डायनेमिक, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, ओके। हाँ, अनडिनाइबल, इट इज सर्क्यूलर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो बात ये है कि मैं जब भी बता रहा हूँ, ये मेरा सन है, मेरा सन को मैं बता रहा हूँ, मैं मर्डर केसेस के फाइल्स बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में सब बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे फिर भी सच जानना है, तो ये तो फिर खाली क्वेश्चन नहीं। आप दीप कपाड़िया हैं और आपका जो पिछला जन्म था वो पन्नालाल अग्रवाल के नाम से था। पन्नालाल अग्रवाल की मृत्यु जो है वो 1976 में होती है, 1976 में। और मैं आपको बता दूं, पन्नालाल अग्रवाल की जो कहानी है वो महाराणा प्रताप के वंशज के साथ जुड़ती है, एक राजसी परिवार के साथ। तो उसके बारे में बताइए कि पन्नालाल क्या थे, कहाँ थे, क्या उनकी पोजीशन थी,
कैसे क्या थी वो कहानी? मैं उदयपुर में था, सिक्योरिटी इंचार्ज एंड राइट हैंड था महाराणा फतेह सिंह का। 44th डिसेंडेंट थे महाराणा प्रताप के। काफ़ी अच्छा फैमिली से रिलेशन था, बहुत सारे फैमिली के सीक्रेट्स और ये भी कनेक्ट में थे मेरे के। और जब हम गए तभी वहाँ के तभी के महाराज जी से भी मुलाकात हुई और उनसे भी बहुत सारी बातें हुई। ओके, बट वो जो दौर था वैसे देखोगे तो राजशाही दौर तो नहीं था, पर आज भी आप उदयपुर में जाओगे फिर भी राजा का सम्मान उतना ही है कि जो एक होना चाहिए। जो हम दूसरे जगह पर देखते हैं कि जो सम्मान कम हो गया है, वो आज भी वहाँ पे सम्मान, आज भी राजा के परिवार से कोई आता है तो आज भी नतमस्तक होकर खड़ा रहना है, परंपरा अभी भी जारी है। ओके, तो हमने वो परंपरा को तो काफी अच्छे से देखा है। जी, जब ये इंसिडेंट के बारे में हमको बताइए कि पन्नालाल अग्रवाल की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या आपने बताया था? कैसा था कि बिंग दो चीजें थी, एक तो राजा के निकटवर्ती और राज्य परिवार के निकटवर्ती और उदयपुर का एक अच्छा संचालन मेरे पास था, और दूसरा यानी कि आपसी दुश्मनी भी रहती है। तो ये दो चीजों का एक लालजी करके थे जिनका साथ मेरा अच्छा क्या बोलते हैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों थी। तो आप बात कर रहे हैं पन्नालाल अग्रवाल की? पन्नालाल अग्रवाल की। तो उन्होंने ही मेरे घर में प्लांट किया था कि एक मेड थी, तो उनके जरिए दूध के अंदर जहर देकर मर्डर करवाया था। उससे पहले भी मेरे पे एक आध अटैक हुआ था, वो भी मैंने बचपन में भी बताया था, बट दिस वाज अ फाइनल अटेम्प्ट कि जहर देकर एक मार दिया गया था ऐसा। तो उनकी आपसे के साथ किस तरीके की दुश्मनी थी, ऐसा कुछ याद? पूरा याद है पर पर्सनल है। आज आप बताना नहीं चाहेंगे उसको? आज नहीं, मैं कभी ना बताना चाहूँ। ओके, ठीक है। जहर जब दिया गया वो जो क्षण थे वो याद है आपको? हाँ, काफी अच्छी तरीके से। क्या हुआ था उस समय? सुबह का समय था, रात का वक्त था? शाम का था, बट बेसिकली यानी वो वक्त वाज अ टेरिफाइंग, और कुछ बोल नहीं सकते हैं ऐसा। क्या 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 दिमाग में था, मतलब कैसी यादें थी आपकी? यादें मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक वो जो था ना क्षण, वो एक पेन में कन्वर्ट हो गया था। तो उसके बाद तो मुझे कुछ ऐसा समझ ही नहीं रहा था, और उसके बाद तो डायरेक्टली एक अलग सिचुएशन में ही थे। ओके, कि डेथ भी देखी, फैमिली भी देखी, और उसके बाद बस अपने आप को ना होते हुए देखा ऐसा। यानी आई कुड से एग्जैक्टली मैं उसे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा ऐसा, बट इट वाज अ वेरी यानी पेनफुल सिचुएशन एक थी कि अचानक से कुछ होता है, बॉडी में डिफरेंस आता है, एंड देन यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ इट, लिबरेट हो जाते हैं। हाँ, बट वो लिबरेशन कुछ क्षणों तक तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे उस टाइम भी दर्द तो था ही, मे नॉट बी फिजिकल, बट एक एहसास जिसे कहते हैं कि भाई गलत हो गया, कुछ और कुछ करना बाकी था ऐसा। जब आपको जहर दिया गया और जब आपको ये एहसास हो गया कि आपको जहर दिया गया है और अब आपका आखिरी समय आ रहा है, तब ये एक भाव आता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। क्या इस तरीके का था? विश्वासघात क्या, उसको जिसने विश्वासघात किया था उसको एंड तक लेकर जाना, ये भी एक मंसूबा था। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? हाँ, वो तो बदला तो था ही, बदले का तो भावना थी ही थी। और कहा जाता है कि आई हैव डन दैट, उसको मैंने बहुत परेशान भी किया है, ऐसा उसका कहना था। ओके, फ्रॉम माई स्टोरी देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, पर जिस दिन उसकी डेथ हुई आई कुड रियलाइज सिटिंग हियर कि उनकी डेथ हो गई है ऐसा। ही डाइड इन 85 समथिंग।
तो मैंने उस दिन मुझे पता था कि उसका एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, तो वो मैंने मेरे घर पे पहले ही मॉर्निंग में ही बता दिया था। जिस लेडी ने आपको जहर दिया था, जो दूध दिया था, क्या आज आपने उसको माफ कर दिया? तब भी माफ कर दिया था। शी वॉज ओनली क्या बोलते हैं ना, प्यादा था। नहीं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में आपकी मृत्यु का कारण तो वही थी। आई डोंट बिलीव के मेन को ही मैं अटैक करता हूँ, ऐसे प्यादे को नहीं रखता, ध्यान में रखता कि पहले से वही सीखा है हमने ना कि आप राजसी एक हाँ, वही है कि प्यादे कभी काम के नहीं होते ऐसा। तो देयर इज नो दिस थिंग। हाँ, गुस्सा है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बट ऐसा ये नहीं कि उसको कोई दंड मेरी तरफ से होना चाहिए। जिसने काम किया था उसके ऊपर हमारा पूरा ये था मेरा। तो जिस समय आपके प्राण जब निकल रहे थे, है ना, उस वक्त क्या आपके आसपास कोई था उस समय? ऐसा कुछ था क्या? नहीं, उस टाइम शी वाज ओनली देयर, लक्ष्मी करके थी जिसने मुझे डेथ पॉइजन दिया था, वही थी और कोई नहीं था। तो उस समय पन्नालाल अग्रवाल की उम्र क्या रही होगी? आई वाज इन लेट 50s। और उस समय पन्नालाल अग्रवाल का पूरा परिवार होगा? हाँ, परिवार था ना, मेरी वाइफ थी, दो लड़के एक लड़की है, वो सब थे ना। तो जिस समय आपके प्राण निकल रहे थे, क्या आपको अपना परिवार याद आ रहा था, या जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया वो याद आ रहे थे? ये एकदम क्या बोलते हैं ना, एक ऐसा क्वेश्चन है, बट राइट, दोनों चीजें थी। एक दुश्मनी की भावना भी थी और परिवार की भी यादें थी, बट मेन तो एनिमिटी का, यानी एक राजस्थान का खून रहा है तो वो भावना थोड़ी ना जाएगी। वो नहीं जाएगी। ओके। फतेह सिंह जी के साथ जब आपकी मुलाकात होती है, मतलब दीप कपाड़िया की, एक बालक की, और जब उनको ये पता चलता है कि ये मेरा पन्नालाल है, क्या क्या था उस समय, क्या क्या था हुआ? नहीं, दैट वाज वेरी नॉर्मल टॉक, यानी उसके बारे में मैं कुछ स्पेशल बता सकूं ऐसा कुछ ये नहीं था। उन्होंने मुझे क्या क्या याद है क्या क्या नहीं है ऐसा पूछा था, और बाकी कुछ ऐसा इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट। हाँ, इनफैक्ट मेरे सन के साथ बात हुई थी तभी थोड़ा सा अलग माहौल था कि उसका ऐसा रिएक्शन था कि एक टाइम था मेरे फादर मुझे पूरा उदयपुर घुमाते, आज मैं उनको उठाकर पूरा उदयपुर घुमा रहा हूँ ऐसा। बाकी सबसे कुछ ये नहीं था। जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम मेरा मर्डर किया था उन्होंने ये टाइम भी अटेम्प्ट किया था मुझे मारने का, ये भी एक है। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर एक मैं आपसे इस पर दोबारा आऊंगा। यहाँ पर हमारे दर्शकों का ये बताइए कि क्या महाराजा फतेह सिंह ने अपने विश्वास पात्र जो उनके सुरक्षा सलाहकार जो थे, उनकी पुलिस में कंप्लेंट की थी? किस लिए कंप्लेंट? मर्डर की तो कंप्लेंट थी ना, मर्डर की कंप्लेंट थी, तफ्तीश भी हुई थी, पर वो बंद ही करना था। अच्छा। हाँ, दिस आर ऑल वेरी सिंपल थिंग। यानी जब मैं बता रहा हूँ कि ही इज मर्डरर, उसके बाद भी इंक्वायरी नहीं करनी है, तभी भी वैसे ही था। वो मर्डर की इंक्वायरी भी होनी है और उसको बंद भी करना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट लेंथ, बट एक लाइन पे ही ऐसा मैं बताऊंगा कि यस, जो पुलिस इंक्वायरी होनी थी, जो फैमिली से एक्शंस होने थे, सब हुए, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे बंद करना था। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। आपके जो बेटे थे, क्या उन्होंने ये उस समय आपके मिलने से पहले, दीप कपाड़िया के मिलने से पहले, क्या वो उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की? क्या उनके अंदर वो भाव नहीं था जो आपके अंदर था कि मुझे सजा देनी? शायद था भी, बट देयर आर, एज आई सेड ना, कि आई विल जस्ट टेल दैट जब हम पुलिस के साथ भी वहां गए तो पुलिस भी उसके एरिया में जाने से मना कर रही थी, तो ही वाज आल्सो पावरफुल। जैसे हम पावरफुल थे वैसे वो भी पावरफुल था। तो महाराजा फतेह सिंह से ज्यादा पावरफुल?
सर महाराजा फतेह सिंह यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे मैं और वो आते हैं, है ना, उनका उनका कुछ बीच में नहीं आता है। ओके ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर सम इंटरनल एनिमिटीज। मैं समझ रहा हूँ, हमारे दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं, हाँ, और वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। कुछ बातें होती हैं जो पर्दे नहीं रखी जाती है, राइट, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरा सीन चेंज हो चुका है ना। नाटक का जो एक होता है ना मंच होता है, मंच पूरी तरीके से बदल गया है ना, कैरेक्टर बदल गए हैं। हाँ, और ये कहीं तो भी एलिगेशंस भी हो जाते हैं जो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जब आप अपने परिवार से, आपके बेटे हैं, है ना, आपकी पत्नी है, जब आप उनसे पहली बार मिले तो क्या क्या माहौल था, मतलब कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था? माई वाइफ वॉज नॉट देयर, मेरी पत्नी नहीं थी जब भी मैं गया, तभी उनकी पहले से ही डेथ हो गई थी। मेरे सन ने डिनाई कर दिया था पहले, क्योंकि वहाँ बहुत प्रॉपर्टीज थी। पर जब हम रिटर्न आ रहे थे तो मेरे सन का फ्रेंड ऊपर जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि फेस कट तुम्हारी सिस्टर की जरा लग रहा है ना, तो फिर वापस बुलाया मुझे और फिर हमारे साथ वापस बातें की। एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग द फैमिलीज के ये मेरे घर के अंदर मंदिर था माँ काली का, और मेरे गन कहाँ रहती थी, और धीरे धीरे सोली लॉट ऑफ थिंग्स वी डिस्कस। तो उसके बाद उनको पक्का यकीन हो गया कि नहीं, कौन सी बातें ऐसी थी जो सिर्फ आपको और उनके परिवार को पता थी, या हो सकता है कि आपको पता थी और आपके परिवार को पता नहीं थी? क्या देखिए, मैं बहुत सारी बातों को तो नहीं, बट 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि माँ काली का मंदिर घर के अंदर हुआ करता था, जो बाद में बाहर चला गया। ओके, तो वो बोलते थे कि नहीं ये गलत इंफॉर्मेशन है, जो बाद में मेरे मुनीम ने आकर करेक्ट की कि नहीं ये था सिचुएशन। एक अटैक हुआ था मेरे पे, उस सिचुएशन को ये मेरी रिवॉल्वर रखने की जगह और तरीका, फिर मानने जैसा यानी केरोसिन के चलते हुए फैन के बारे में, ओके, बाहर से अंदर जाने का और रास्ता जो था, ओके, महल में जाने का वो रास्ता दिखाना, ये सब चीजें बहुत पर्सनल थी, जो काफी कम लोगों को पता थी और मैंने बताया था। तो आपके बेटे को, हाँ, मतलब कि पन्ना लाल के बेटे को जब दीप कपाड़िया ने बताया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो क्या उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था या कुछ संघर्ष हुआ? नहीं नहीं, फर्स्ट जो मैंने मना किया था और बाद में सारी बातें हो गई थी, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उन्होंने वहां आने के लिए भी बोला था, बट डॉक्टर्स का मना था। तो हमने आज भी हम टच में नहीं है, आज भी टच में नहीं है। मैं इनफैक्ट पिछले साल ही उदयपुर जाकर आया, सुबह को गया था, रात को वापस आ गया था, बट फिर भी वहां मिलने की भी कोशिश नहीं की। ना ही अभी ऐसा लगता है कि आई शुड गेट कनेक्टेड। अभी आई कुड अंडरस्टैंड कि ये अभी मेरी लाइफ अलग हो चुकी है वो। हाँ, आपने रिसेम्बलेंस की बात की, है ना, तो आपकी अभी की जो शक्ल है, दीप कपाड़िया की अभी की जो शक्ल है, क्या वो पन्ना लाल से काफी मिलती जुलती है? नहीं, बचपन की शक्ल जो थी वो थोड़ी मिलती थी, अभी की काफी चेंज है। काफी चेंज है, ओके। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि जब आपके बेटे, मतलब पन्ना लाल के बेटे में, जब क्या होता है कि हमारे मतलब हिंदू रिचुअल्स में कि जब हमारे फादर की जब डेथ होती है तो हम उनका पूरा संस्कार करते हैं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो डिपार्टेड सोल है उसको शांति मिले, सब कुछ है ना, और आप उस यात्रा पर जाएं, सही से रहें, आप वापस ना आए। लेकिन आप वापस आ गए ऐसी सिचुएशन में, तो ये कितना अलग है, ये सब बातें हमारे विश्वास के ऊपर भी क्या ये बात आती है? राइट, आई एग्री। बहुत डिफिकल्ट था मुझे भी डाइजेस्ट करने को, उनको भी, और मेरे ये टाइम के परिवार को भी, शायद मेरी वाइफ को भी और फ्रेंड्स को भी। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक तो था ही एहसास के डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी था, बट जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सर्टन थिंग को हम ये नहीं कह सकते नहीं करना है, एक अचंभे के साथ भी हम लोग को मानना पड़ेगा, और क्या कर, कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं ऐसा। कई सारे विवाद भी उसके अंदर आते, यानी हम लोगों के अंदर विवाद नहीं आए कोई, हम लोगों ने एक्सेप्टेंस कर लिया, दैट्स इट। फिर फैमिली के डिस्कशन आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज की तारीख में आपके बेटे को दीप कपाड़िया से मिलने से क्या प्रॉब्लम है? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही मुझे प्रॉब्लम है, पर डॉक्टर ने मना किया था। उसके बाद वी हैव नॉट
वो मिलना जुलना वो पूरा लाइफ को डिस्कनेक्ट ही कर दिया था। हमने ना ही हमारा एड्रेस दिया था, ना ही मैं वहां जाता था। और अभी तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी लाइफ है, इसको मुझे लीड करना है। तो पिछले लाइफ के रिलेशंस को, तो जब ये खबर पूरी दुनिया में फैली, अखबारों की सुर्खियां बनी, और होता ना कि लोग बाग अपने अपने लेवल पर उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो इवान स्टीवेंसन और तमाम जैसे लोग आपसे मिलने के लिए भी आते हैं, है ना, पता करने के लिए आते हैं। दलाई लामा तक आपके पास पहुंच गए थे? दलाई लामा थे, जैन के बहुत बड़े साध्वी जी भी थे, इस्कॉन, चिन्मयानंद मिशन, ब्रह्म कुमारी, दिगंबर पंत, कौन नहीं था। स्टीवेंसन जैसे जो लोग हैं, जो कि रिसर्चर हैं, उनका तो समझ में आता है कि जॉब है उनका, है ना, करने के लिए, साइंटिफिकली आपकी बातों को प्रूव करने के लिए। दलाई लामा जैसे लोगों की क्या क्या जिज्ञासा थी आपसे मिलने की? क्या सर जिज्ञासा उनकी थी, मैं कैसे आंसर दूं? था कुछ, उनको शायद देखना होगा या ऐसा कुछ। तो और शायद हमारी बातें भी इतनी कुछ नहीं हुई। और इनफैक्ट जितने स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से लोग मुझे मिले, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि तुम क्या थे, क्या नहीं थे, तुम्हें अभी भी याद आ रहा है क्या। बस उनका एक मिलना हुआ, एक कुछ समय हम साथ रहे। ओके, उन्होंने हमेशा मुझे एक ये सलाह दी कि प्रेजेंट में जीना सीखो, शांत हो जाओ, ओके, क्रोध को छोड़ दो। बस मेरे ख्याल से मैंने जितने स्पिरिचुअल लोगों से मिला हूँ, दिस इज अ कॉमन थिंग। ओके, और मुझे किसी भी स्पिरिचुअल लोगों ने पिछली लाइफ के बारे में नहीं पूछा है। ओके, जो हाईली स्पिरिचुअल लोग मुझे मिले हैं वो। ओके, बाकी जिन लोगों ने क्यूरियोसिटी के लिए पूछा है, डॉक्टर और रिसर्चर आते थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने बहुत सारी इंक्वायरीज की है, पर ऐसे कोई लोगों ने मुझे कुछ नहीं ऐसा किया है। मुझे जहां तक याद है, उनका ये मानना था कि किसी भी डेथ होती है तो उनका नियर बाय जो बर्थ होता है वो एक 60-70 किलोमीटर के अंदर होता है, मैक्सिमम 100 किलोमीटर। आई वॉज अ फर्स्ट केस जो 800-900 यानी 1000 किलोमीटर अवे। ये बहुत ही एक डिफिकल्ट था। फिर उन्होंने एक देखा था कि वहाँ के सिचुएशन डेथ के और यहाँ के बर्थ के सिचुएशन में कितनी सिमिलरिटीज थी। तो ये सिमिलरिटीज उन्होंने देखी थी। तो वहाँ पे मेरे सन का नाम राजन था, यहाँ फादर का नाम राजन था। वहाँ पे मेरी डेथ हुई तो मैं पन्नालाल अग्रवाल था। यहाँ पे बर्थ हुआ तो वो बिल्डिंग का नाम पन्नालाल टेरेस था। तो ऐसे कई सिमिलरिटीज थे जिसके कारण वो बोलते हैं कि ये बर्थ होना, यानी आत्मा जब भी चलती है तो उसको सिमिलर चीज जहाँ मिलती है वहां वो रुकती है। तो दैट वाज 1000 किलोमीटर अवे। ये एक बहुत अचरज वाली बात थी। फिर उन्होंने मेरे पूरे बॉडीज के फोटोज दिए थे। तो उनको, क्योंकि अगर पॉइजनिंग हुआ है तो उसका ट्रेस मार्क ये बर्थ में भी है। तो मेरे स्टमक के ऊपर आज भी वो क्लॉट है, जो पॉइजन का क्लॉट बनता है ना, तो वो क्लॉट का मार्क आज भी है, जो थंब इम्प्रेशन की तरह है। तो बचपन में थंब इम्प्रेशन लगता था, बट लेटर ऑन ही वाज देयर हु कंफर्म्ड इट इज नॉट थंब इम्प्रेशन, इट इज अ पॉइजन क्लॉट। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक चीज और है कि जब इस तरीके के जो केसेस होते हैं, वो हमारी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में 5वां और 9वां जो भाव होता है, जो स्थान होता है, वो ये बताता है कि ये केस जो है वो रीइंकार्नेशन का है कि नहीं है। तो आपकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में तो मैं इतना जानकार नहीं हूँ, बट जहां तक मैंने सुना है, जिन्होंने मेरी कुंडली जन्म के टाइम बनाई थी वो कुंडली वापस लेकर गए और उन्होंने जो पैसे दक्षिणा लिया था वो वापस करके गए थे। और फिर जो काफी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, कुंडली बनाने वाले थे, उन्होंने आए थे और उन्होंने ट्राई किया था और उन्होंने बोला था कि इसकी कुंडली बनना इज नॉट पॉसिबल। जबकि आज कंप्यूटर में डाले तो हो जाता है, बट अगर फैक्ट्स एंड फिगर को मैच करे तो वो कभी मेरी लाइफ से मैच नहीं होते हैं। तो वो लोग सच थे कि शायद कुंडली बनती नहीं है मेरी। ओके, बट वो भाव वगैरह के बारे में शायद मैं नहीं बता पाऊँ। आपकी कुंडली हमारे पास है। इंदौर की रहने वाली ज्योति गुप्ता, जो कि
पीएचडी किया है इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, और ख़ासकर उनका जो सब्जेक्ट है वो रीइंकारनेशन का ही था। ज्योति गुप्ता हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगी कि आपकी कुंडली किस तरीके की है और क्या वो कहना चाहती हैं। पहले ज्योति गुप्ता को सुन लेते हैं। नमस्कार विनोद जी। जी हाँ, दीप कापड़िया जी का केस रीइंकारनेशन का ऐसा केस है जो आज भी जीवित है, और इनका केस विश्व के कई जाने माने पैरासाइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। भारत से डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत जी और सतवंत पसरीजा ने भी इनका केस स्टडी किया है, और यहाँ तक कि दलाई लामा जी ने भी इस केस में इंटरेस्ट लिया था, और जब बातचीत हुई उनकी तो उन्होंने इसका सत्यापन किया था कि हाँ, ये पुनर्जन्म का केस हो सकता है। तो मैंने जो स्टडी किया था वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से किया था कि कुंडली के माध्यम से हम पूर्व जन्म कैसे पता करते हैं। लकीली मेरे पास इनकी कुंडली तो थी, पर पूर्व जन्म की कुंडली क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, तो इनकी जो इस जन्म की कुंडली है उसी से मैंने इनका पास्ट बर्थ देखने की कोशिश की है। जैसा कि ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में ये उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह जी उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और क्योंकि ये महाराजा के बहुत प्रिय थे और महाराजा इन पर बहुत विश्वास करते थे, तो इनके विरोधियों ने और इनके करीबियों ने ही इनको जहर देके मार दिया था। अब जब इनका पुनर्जन्म हुआ इस जन्म में, उन्होंने 2-2.5 साल की उम्र में बताना शुरू किया कि मेरा ये जो तुम्हारा घर है इसके बराबर तो मेरा एक बाथरूम था, या पहले मैं 100 कमरों का घर में रहता था, मेरे पास इतना पैसा था, गाड़ियाँ थी। देन इनको ये भी पता था कि बंदूक कैसे चलाते हैं, इनको आर्म्स एंड एमिनेंस के बारे में पूरी नॉलेज थी। और फिर इन्होंने धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बोलनी शुरू की और ज़िद करने लगे कि मुझे उदयपुर जाना है। तो इनके पेरेंट्स इनको उदयपुर ले जाते हुए इनको नाथद्वारा ले जाने के लिए ले गए बस में, और वहाँ उदयपुर स्टेशन आते से ही उतर गए, और इन्होंने बताना शुरू किया कि इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, और इनको एक एक चीज़ ये रास्ते में जो भी आ रही थी उन्होंने सब बताना शुरू कर दिया कि ये मॉन्यूमेंट ये है और सिटी पैलेस है, वहाँ पे ये है, सब लेके गए इनको। वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वाकई में ये जो बातें बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है। फिर वहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि एक अलमारी के पीछे बंदूकों का जखीरा रखा हुआ है, जो कि प्रेजेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी नहीं पता था। लेकिन जब इनकी बात पे इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वाकई में उस जगह पर एक कमरा निकला जहाँ पे बहुत सारी बंदूकें और बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। अब कुंडली के माध्यम से हम अगर देखते हैं तो वर्तमान कुंडली के नवम भाव को हम लग्न बनाते हैं, और वो पूर्व जन्म की कुंडली बनती है, क्योंकि नवम भाव भाग्य स्थान होता है। तो इनके कुंडली में भी नवम भाव को मैंने भाग्य लग्न बना के देखा, तो अष्टम भाव में यानी मृत्यु स्थान में इनके मंगल, शुक्र और बुध बैठा हुआ है, जो कि लग्नेश का भी संबंध बता रहा है। और इनके छठे भाव में चंद्रमा है, केतु के साथ में है। इनके अष्टम भाव पे राहु की पूर्ण दृष्टि है, तो जैसे ही इनकी अंतर्दशा आई, महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा आई, वैसे ही इनकी मृत्यु का योग बना। और राहु यानी जहर, इनको जहर देके मारा गया है। और छठे भाव में क्योंकि चंद्रमा और केतु साथ में बैठे हुए हैं तो दिग्भ्रमत इनको किया गया, इनके ऊपर इनको जिस पे भरोसा था उन्हीं के हाथ से इन्होंने जहर लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनकी अनायास मृत्यु तो नहीं हुई होगी, कम से कम 1-1.5 दिन इनको लगा होगा, क्योंकि रोग स्थान में भी चंद्रमा है और केतु भी बैठा हुआ है। यानी मृत्यु के पूरे कारण अष्टम भाव बता रहा है कि जहर से इनकी मृत्यु हुई है। अब बहुत डिटेल में भी ना जाएं तो भी एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है कि वर्तमान कुंडली से कि हम पिछले जन्म की इनकी कुंडली का हम मृत्यु का योग बता सकते हैं कि किस माध्यम से इनकी मृत्यु हुई है। तो ज्योति गुप्ता ने जो आपके बारे में जो बताया है वो ये भी कंफर्म करता है कि जो रीइंकारनेशन जो होता है, पुनर्जन्म जो होता है, वो हमारी जन्म कुंडली में साफ तौर पर वो संकेत देता है, मेंशन करता है। ये मेरे लिए नई बात थी। हाँ, ये वो आपके वो थी। एक बात हमारे दर्शकों को आप बताइए कि 1976 में जब पन्नालाल अग्रवाल की मृत्यु होती है और 1979 में 79 में जब आपका जन्म होता है, ये जो बीच का जो समय है, उस वक्त आप कहाँ थे? कुछ है आपको? ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे बहुत सारी जगह से आता है, और इसका मैं एक ही बताऊंगा कि जब डेथ हुई वो एक एहसास है, और उसके बाद ऐसा मुझे लगा कि मेरी आजू बाजू में पूरा अंधेरा है और मेरी बॉडी ट्रैवल कर रही है। जैसे आप सोते हो और ट्रैवल करते हो तो भी आपको एहसास होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो।
तो वैसे ही एक ट्रैवलिंग का एहसास था। एंड देन आई सडनली रियलाइज, एक वापिस जब भी ये हुआ तो आई वॉज अ बर्थ। ओके, तो मुझे जहां तक याद है इट वॉज अ डार्क एंड इट वॉज ओनली ट्रैवलिंग, बस अंधेरे में चल रहा हूँ उतना ही मुझे याद है। और वो भी याद कहने से अच्छा वैसा फीलिंग्स है ऐसा। ये जो फीलिंग है ये करीब 2.5 साल के करीब आपके साथ रही है, मतलब ये गैप जो है और 2.5 साल की, 3.5 साल, पौने 3 साल, हाँ 3.5 साल, पौने हाँ। 3 साल का कुछ और भी याद है कि आप कहीं पर ऐसे गए हो? क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं मुझे ऐसा आत्मा कहाँ का ऐसा वहाँ ऐसा कुछ ये नहीं है। एक यहाँ से निकलकर मैं दूसरी जगह पर ये हुआ, और शायद 3.5 साल ये हम बोल रहे हैं आज की टाइम में बहुत बड़ा लगता है, पर तभी तो मुझे लगा भी नहीं कि वो 3.5 साल थे। वो तो कंटिन्यूटी में था। हाँ, यानी शायद कुछ ही पल हो, कुछ ही दिन हो, यानी दिन भी गए ऐसा मुझे याद नहीं है। तो ईश्वर की जो सत्ता है वो बहुत सारी चीज़ों को आपको बताता है और बहुत बड़ा राज जो है वो अपने पास रखता है। तो ये जो ईश्वर की सत्ता का जो नियम है, उस नियम से हम सभी लोग बंधे हुए हैं। क्या आप इस नियम पर भरोसा करते हैं? मैं ये नियम पर भरोसा ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि ये नियम को मानकर ही चलना चाहिए, क्योंकि जब भी ईश्वर, कुदरत या जो कोई शक्ति आप कहो, वो आपको जो देना चाहती है वो तभी दे देती है, और आप कितनी भी कोशिश करो आप उसे रोक नहीं पाते हो। वो आपके साथ आती ही है और जाती भी है, तो उसे आप खुद प्राप्त करने की जगह पर वो वेट करो, उसका इंतजार करो। ओके, और मेन अपनी लाइफ के अंदर फोकस करो कि आप आए हो ओके ये लाइफ में, तो वो लाइफ को अच्छे से जियो। ओके, और वो जीने के साथ साथ एक ऐसा भी करो कि हम कुछ ऐसा करके जाए कि जिंदगी हमें याद रखे। ओके, हम कुछ अच्छा करके जाए, नेक करते जाए। यानी आज मेरे लाइफ के अंदर बस यही गोल है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करते जाए। ये जो एक जिज्ञासा है लोगों की कि अपने पास्ट को लोग जानना चाहते हैं। पास्ट कौन सा? अपने इस जन्म से पीछे के जन्म का। अपना जो पास्ट है वो जानना नहीं चाहता, वो जानना भी है तो बताना नहीं चाहता है ना। लेकिन आपके इस जन्म के पीछे का जो जन्म है, इसको जानने की बड़ी इच्छा है। आपने जिस तरीके से एक इस दौर को झेला है जिसमें कि बहुत ज़्यादा परेशानी, मानसिक परेशानियां भी होती हैं, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि आप पुनर्जन्म को देखना चाहें, देखें या ना देखें? देखिए, PLR की मेथड से यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत सारे लोग गए हैं, और जितने लोग गए हैं ओके मुझे नहीं याद है कि कोई हंसते हंसते उठा है। ओके, तो मैंने जहां तक देखा है और मैं जहां तक मानता हूँ, पास्ट लाइफ इज नॉट अ कर्स, यानी बुरी नहीं है, अच्छी है, बट दर्द हमेशा रहेगा कि एक लाइफ से आप दूसरी लाइफ में आए हो। तो पास्ट लाइफ को टटोलते हुए आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयारी करिए। ओके, भले ही ये जन्म में अच्छा करे या ये जन्म में कितना अच्छा कर सकते हो वो देखे, अगला जन्म अच्छा हो वो देखे, ना कि पिछला जन्म क्या था। तो मैं हमेशा यही करूंगा कि अगले जन्म की तैयारी करे। अगले जन्म की तैयारी करें, अगले जन्म की, यानी हमें बर्थ लेना है ऐसा ही मैं नहीं कह रहा हूँ, पर आज से जो कल आने वाला है वो कल अच्छा करे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है। यहाँ पर एक बात बताइए कि ये जो ईश्वर की जो सत्ता है या कोई भी एक व्यवस्था होती है, उसमें थोड़े से लूप होल्स होते हैं, लीकेजेस होते हैं, है ना। हम सब लोग पुनर्जन्म के ही साक्षी हैं, है ना। हमको याद नहीं है लेकिन आपको याद है। तो ये जो लीकेजेस है, क्या आपको लगता है कि ऊपर भी कुछ गलती होती है? गलती होती है या जानबूझकर गलती करते, इसका तो जवाब वही दे पाएंगे। कभी कभी कुछ चीजें जानबूझकर भी करनी चाहिए, जैसे कि जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक सुबह का एहसास नहीं होता है। ओके, जब तक दुख नहीं होता है तब तक सुख का मायना नहीं होता है। ओके, तो वैसे ही शायद ये लीकेजेस होने के सिवा हम सही चीजों का मायना ना कर पाए। तो वो लीकेजेस है, मिस्टेक है या डेलिब्रेशन है, ये तो वही जाने। तो गलती सिर्फ इंसानों से नहीं होती है, देवताओं से भी होती है। हम इसे गलती क्यों कहे, वो डेलिब्रेशन भी तो हो सकता है, जानबूझकर किया हुआ भी तो हो सकता है, ताकि लोगों को एहसास हो कि पिछला जन्म है तो अगला जन्म भी होगा, और हम भी बैठे हैं ऊपर। हाँ,
और हम भी बैठे हैं शायद। ओके, अगला जो जन्म होगा वो चाहेंगे कि आप याद रखें? पहले ये जन्म जिस लिए लिया है वो तो काम खत्म करे, फिर पीछे अगले जन्म की कहानी कहेंगे। कोई रिग्रेट है? नो रिग्रेट्स। पन्ना लाल अग्रवाल की नो रिग्रेट्स। आपने सबको माफ कर दिया? जिनको करना था उनको कर चुका, और इनको जो कहना था वो कर चुका, और क्या है। बोझ उतर गया? बोझ उतर गए। बोझ उतरने से अच्छा बोझ और है कि मेरा जन्म बदला लेने के लिए नहीं है, या किसी को माफ करने के लिए नहीं है। ये जन्म जो है उसके अंदर कुछ एक महत्वाकांक्षा है, कुछ करना है, ओके, कुछ सोच है। वो सोच को लेकर आने में है, पर्पस का है। तो उसी के लिए कि हमने एक सोचा है कि कुछ लॉ के अंदर कुछ लाना चाहता हूँ मैं, कि फ्रेंचाइजी लॉज लाना चाहता हूँ। एक कॉलेज का ऐसा ये करना चाहता हूँ कि इंडिया के इंटेलिजेंस जो डेथ होती जाती है या तो फिर ड्रेन होती जाती है, वो दोनों को रोक सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं। इसीलिए एक कॉलेज की कॉन्सेप्ट बनाई है। पता नहीं कभी लागू कर पाऊंगा, बट वही कोशिश है कि अगर करना है और जीना है तो उसी के लिए जीना है, बाकी किसी के लिए नहीं। आपकी इसी बात पर अब मैं इस चर्चा को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पिछले जन्म का जो एक साक्षात हमारे सामने दीप कपाड़िया के रूप में बैठे हुए हैं, इनसे हमने पूरा समझा कि पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो किस तरीके से होती है और ईश्वर की सत्ता और उसका नियम कितना महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं बातों के साथ जो है हम इस पर विदा लेंगे। आप इस स्टोरी को समय निकाल कर पूरी तरीके से देखें। ये स्किप करके अगर आप देखेंगे तो आप इसका मर्म नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसको सिर्फ अपने तक ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कन्वर्सेशन मेरा और दीप कपाड़िया जी के साथ किस तरीके से रहा, ये भी आप हमको कमेंट करके बताएं। अगली किसी स्टोरी में अगले किसी व्यक्ति विशेष के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।